नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम कंप्यूटर यानी ICT के 25 बेहतरीन प्रश्नों का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 की वीडियो एकदम सरल से सरलतम हिंदी भाषा में तुरंत मिल सके। और वीडियो में आपका कंप्यूटर का पूरा रिवीजन होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। भगा के देखेगा तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और साथ ही में नोट्स में ज़रूर ऐड करें जो बातें आप नहीं जानते हैं। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल में ही देखे गए वेब पेजों को याद रखने हेतु हम इस मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम या प्रोम। तो आपको बताओ कि हाल में ही देखे गए वेब पेजों को याद रखने हेतु हम कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। कैश एक गतिशील मेमोरी है जो रैम के समान है। दोनों में अंतर यही है कि कैश मेमोरी सर्वर में स्टोर होती है और जबकि रैम कंप्यूटर में। आपको बताओ कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत ही उच्च गति मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यह अस्थिर है। इसका मतलब यह है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो डेटा क्या होगा, मिटा दिया जाएगा। एक विशिष्ट व्यक्तिगत कंप्यूटर में 3 कैश मेमोरी होते हैं, 3 प्रकार के, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न जो था कि तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, कैश मेमोरी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक निबल में 4 बाइट होते हैं। तो एक निबल में पहला विकल्प जो बोल रहा है, तो एक निबल में 4 बाइट नहीं होते बल्कि 4 बिट होते हैं। और फिर जो आगे बोल रहा है एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बिल्कुल सही है। बिट मतलब 0 और 1। एक किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये भी सही है। एक पेटा बाइट में 1024 टेरा बाइट होते हैं, ये भी सही है। KB उससे ऊपर MB और MB से ऊपर GB यानी गीगाबाइट और TB और TB मतलब टेराबाइट और PB मतलब पेटाबाइट। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ए विकल्प छोड़ के सभी सही है, यानी कि विकल्प B सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न स्तरीय भाषा जिन्हें केवल कंप्यूटर समझ सकती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये जो निम्न स्तरीय भाषा जिन्हें केवल कंप्यूटर समझ सकती है, ये मशीन भाषा और असेंबली भाषा दोनों कहलाती है। आपको बताओ कि मशीन भाषा निम्न स्तरीय भाषा वे होती है जिन्हें केवल कंप्यूटर समझता है। तो मशीन भाषा और असेंबली भाषा दोनों निम्न भाषा में इसलिए आ जाती है क्योंकि मशीन भाषा क्या हुई, बिट में खाली 0 और 1, और ये प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग होती है। तो कितना मुश्किल हो गया, तो जितना मुश्किल उतना इसका लेवल लो होता जाएगा, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा में आ जाएगी। और चूंकि कंप्यूटर हमारी साधारण भाषा नहीं समझ सकता, अतः हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है और असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। यानी कि ये जो असेंबली भाषा है इसमें हम एडिशन को ADD लिख देते हैं, सब्सट्रैक्शन को SUB लिख देते हैं। तो ये दोनों निम्न स्तरीय भाषा ही कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि सोर्स टू सोर्स कंपाइलर का काम है। तो ये जो हम आपको बताएं कि सोर्स टू सोर्स कंपाइलर जो होता है यह उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कंपाइलर होता क्या है? तो कंपाइलर अनुवादक होता है। ये मतलब पूरे प्रोग्राम को सीधे मशीनी भाषा में बदल देता है। ये बहुत तेज़ी से काम करता है और इसके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर और एक होता है दूसरा स्टैंडर्ड कंपाइलर। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर के बारे में हमारा सवाल था, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में बदल देता है। एक होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर जो कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। तो इसमें हमारा 4th का विकल्प B सही जवाब हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा का दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करने का काम किसका है? सोर्स टू सोर्स कंपाइलर का। अब है सबसे तेज़ गति से अपना कार्य करती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर या दोनों। तो अभी हमने बताया कि कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर क्या होता है। तो आपको बताओ कि इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की भांति कार्य करता है, लेकिन यह प्रोग्राम की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि कंपाइलर
पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन भाषा में बदल देता है, यानी कि सबसे तेज़ हो गया कंपाइलर। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कंपाइलर। फिर अगला सवाल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों में शामिल है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको बताओ कि सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जिनसे हार्डवेयर चलता है। हार्डवेयर क्या हो गया? कंप्यूटर का सारा उपकरण जो सब भी रहता है, मतलब कि जो सब कंप्यूटर का ये सब स्क्रीन, ये सब मॉनिटर हो गया, या जो सब हम इस्तेमाल करते हैं जितने सारे वो पार्ट पुर्जा जो हो गया कंप्यूटर का, वो सारा हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर जिस दिमाग से चलता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिंपल है कि आपको मोबाइल भी चलाते हो तो उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी के आधार पर वो हमारा मोबाइल चलता है, जिसको आपको बार बार सॉफ्टवेयर अप टू डेट करने का भी ऑप्शन आता रहता है, यानी कि जिससे हमारा ये मतलब कि मोबाइल चलता है या कंप्यूटर चलता है तो वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को व्यवस्थित रखने का काम करता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि जो असेंबलर या कंपाइलर सब जो काम करता है, इंटरप्रेटर सब जो काम करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते ही है, और दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको व्यवस्थित रखने के लिए होता है। और फिर तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस हो गया। ये आवश्यकता अनुसार इसका अलग अलग उपयोग होता है। तो ये 6ठा नंबर हमारा प्रश्न था, इसका विकल्प C सही जवाब हो जाएगा। A, B और C, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अच्छा, आपको बताओ कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बताया जो कि कंप्यूटर को व्यवस्थित रखने का काम करता है, तो इसके जो उदाहरण होंगे, ये जो हमारा विकल्प F में जो है कि MS ऑफिस, इसको छोड़ के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है, डॉस, विंडोज़, यूनिक्स या लिनक्स या मैकिन्टोश है, ये सारे जो है ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, यानी कि इसका विकल्प C सही जवाब हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सबसे पहली बात आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वायरस क्या होता है, तब तो एंटीवायरस का इस्तेमाल है। तो इसका हमने पिछला कंप्यूटर संबंधी जो 2 वीडियो बनाया है वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पेपर 1 के बाद ढेरों वीडियो मौजूद है, तो इसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बतलाया है, और ये मतलब वायरस के बारे में भी। तो आपको बताओ कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करता है तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से काम करने से रोकता है। इसके कई प्रकार होते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, यह वायरस वेबसाइट के लिंक, एडवर्टीजमेंट, वीडियो के साथ अटैच रहता है। एक होता है ब्राउज़र हाईजैकर, यह वायरस यूजर की परमिशन के बिना ही वेब ब्राउज़र की सेटिंग को क्या करता है, मॉडिफाई कर चेंज कर देता है, जिसके बाद विभिन्न वेबसाइटों पर पहुंच जाते हैं। एक होता है बूट सेक्टर वायरस, एक होता है फाइल वायरस। तो ये सारे वायरस होते हैं। वायरस का उदाहरण है, आपको बताओ कि माई डूम वायरस, अन्ना कुर्निकोवा, आई लव यू, ये भी वायरस का ही नाम है। तो इन सब को वायरस को समाप्त करने के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जो कि एंटीवायरस प्रोग्राम कहलाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसके उदाहरण आपको, ये जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, तो इसमें नॉर्टन और AVG, अवीरा, मैकफी, ये सब जो है सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यानी कि हमारा 8वां नंबर प्रश्न का विकल्प B सही जवाब है। A, B, C, D और E तो अभी मैंने बताया बूट सेक्टर वायरस ही होता है, तो ये एंटीवायरस हो नहीं सकता। सामान्यतः कंप्यूटर वायरसों की भाषा कैसी होती है? तो सामान्यतः कंप्यूटर वायरस की भाषा जो होती है वह उच्च स्तरीय भाषा होती है। यानी कि ये लोग जो एंटीवायरस, ये मतलब कि वायरस जो होता है ये बड़े ही मतलब मजबूती तरीके से बनाया जाता है कि आपके कंप्यूटर को, आपकी सारी जानकारी को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दे, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा में बनाई जाती है। अब है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो
ये जो नेटवर्क होता है ये मतलब कि 3 प्रकार का होता है, लैन मैन और वैन। सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क और फिर मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। तो शहर, मान लीजिए कि पूरे शहर के जो विभिन्न कंप्यूटर जिस नेटवर्क से जुड़ा रहता है वो मैन होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और ईथरनेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। जैसे किसी विश्वविद्यालय का जितना कंप्यूटर होगा या किसी इंस्टीट्यूट के जितने कंप्यूटर होंगे, ये सब लैन के उदाहरण होंगे। और वैन जो होता है वो सबसे कम गति का होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। इसका उदाहरण इंटरनेट होता है। इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, तो ईथरनेट ये लैन का, इंटरनेट वैन का, यानी कि डी विकल्प हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत कब हुई थी? इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। इस पे थोड़ा सा मतलब कि कहीं कहीं कुछ अलग भी दिया रहता है, पर 1972 को ही हम मान रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डिजाइन किया गया वो 1973 ईस्वी में डिजाइन किया गया। भारत में सामान्य उपयोग के लिए 15 अगस्त 1995 ईस्वी से उपलब्ध हुआ। मतलब इंटरनेट सामान्य उपयोग के लिए, जनरल यूज के लिए 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ। और जब गेटवे की सर्विस ने इसे शुरू किया था, तो ये जो मतलब कि हमारा 30 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो VSNL हो जाएगा। VSNL मतलब कि ये विदेश संचार निगम लिमिटेड ने गेटवे सर्विस शुरू की थी। मतलब इसका विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनें। नेटवर्क पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कुछ निश्चित नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिल्कुल। और इंटरनेट का अपना प्रोटोकॉल TCP या IP होता है। बिल्कुल। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि नेटवर्क पर जो हम किसी सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, तो इसके लिए कुछ डेफिनेट रूल है जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट का भी अपना प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, TCP या IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर तीसरा IP एड्रेस कंप्यूटर की पहचान है। इसके 4 भाग होते हैं। बिल्कुल। और इसमें सभी भाग 0 से 255 तक की संख्या होती है। तो 14 नंबर प्रश्न है, इसमें हमारा सारे के सारे विकल्प सही है। आपको बताओ कि 2 कंप्यूटर का या वेबसाइट का IP एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन का एक यूनिक एड्रेस होता है और वे कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो 40 नंबर जो था हमारा, यह सारे के सारे विकल्प सही जवाब होंगे। 15 प्रश्न है, 1995 ईस्वी में एड्रेस के लिए 128 बिट का प्रयोग करके नया परिचय सिस्टम ये विकसित किया गया। मतलब कौन सा नया परिचय सिस्टम विकसित किया गया 128 बिट का प्रयोग करके 1995 में? तो ये विकसित किया गया आपका IPv6। इससे पहले IPv4 था 32 बिट का प्रयोग करके। 16 में है, सही कथनों का चयन किए। मॉडेम का कार्य टेलीफोन लाइन से प्राप्त संकेतों को कंप्यूटर के समझ में आने वाले संकेतों में बदलना है। बिल्कुल। मॉडेम जो होता है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिस्टम में और इसके विपरीत बदलता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। मॉडेम का उपयोग 2 कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन द्वारा एक दूसरे से संचार करने में किया जाता है। पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यानी मॉड्यूलेटर में से MO ले लिया और डीमॉड्यूलेटर में से ये DEM ले लिया, तो मॉडेम बन गया। यानी मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा जो हमारा विकल्प है हमारे 16 नंबर प्रश्न का B, हब एक साझा कनेक्शन पॉइंट है जहां डाटा कई दिशाओं से आता है और कई दिशाओं में भेजा जाता है। यह लैन के यंत्रों को भी जोड़ने का काम करता है।
ये भी सही है। और तीसरा विकल्प है कि ब्रिज 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। और डी में राउटर की सहायता से डेटा अपने गंतव्य स्थान पर भेजी जाती है। इसका कार्य क्या होता है? डाटा को दिशा देना, अर्थात डाटा कहाँ आगे भेजा जाए। और जो हमारा ई विकल्प है, ई विकल्प गेटवे नेटवर्क पर नोड का कार्य करता है, जिसके द्वारा दूसरे नेटवर्क का डाटा उसमें प्रवेश कर सके। तो ये भी कथन सही है, यानी कि हमारा इस प्रश्न के सारे विकल्प सही हैं। वाईफाई के बारे में सत्य कथन है। इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है। और इसकी खोज जॉन व उनके दोस्तों ने 1992 ईस्वी में किया था। नहीं, ये जो हमारा कथन है बी नंबर, ये गलत है। इसकी खोज जो है आपको बताओ, जॉन ओ सुल्वियम और जॉन डिन ने सन 1991 ईस्वी में किया था, ना कि 92 ईस्वी में। और फिर अगला विकल्प है वायरलेस नेटवर्क को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए एपी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, एपी मतलब एक्सेस पॉइंट। और डी जो है, जिस एरिया में वाईफाई होता है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा विकल्प ए, सी और डी सही है। तो देखें तो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डेटा फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताओ कि डेटा फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए FTP का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ब्रॉडबैंड कनेक्शन हेतु निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता होती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन हेतु मुख्यतः गेटवे, राउटर, ब्रिज, हब और मॉडेम। यानी कि 19 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें सारी की सारी आवश्यकता होती है, ऑल हो जाएगा सही जवाब। क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है, यूज है। गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है, जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल का इस तक पहुंचा वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो उदाहरण हैं वो यहाँ पे सारे के सारे सास, याहू मेल, जीमेल या MSP सब के सब हो जाएंगे। हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि सही कथन चुने। www और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, आपको बताओ कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। www प्रत्येक पृष्ठ पर एक पेज होता है, और ये जो www होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये प्रत्येक पृष्ठ पर एक पेज होता है और वेब पेज HTML भाषा में लिखा रहता है। तो ए भी कथन सही है, बी भी कथन सही है और सी भी कथन सही है। वेब पेज जो होता है हमारा HTML भाषा में लिखा रहता है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज डिजाइनिंग का काम करता है, जैसे पेज का टाइटल, पेज में जो ऑडियो है, वीडियो है, सब कैसे मैनेज होगा, ये सब में हेल्प करता है कौन? HTML भाषा। और ये जो चौथा विकल्प है, वेब पेज में हाइपर लिंक किसी दूसरे पेज को अंकित करता है। आपको बताओ कि लिंक या हाइपर लिंक, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप देखिए, लिंक, कोई भी लिंक होता है, वेबसाइट पे जाते हैं तो लिंक पे क्लिक करने पर क्या होता है, आप दूसरे पेज पे चल जाते हैं। तो ये जो हाइपर लिंक क्या हो गया, दूसरे पेज को अंकित करता है। ये कथन बिल्कुल सही हो गया। और हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट है जो कि लिंक को संदर्भित करता है। तो ये जो हमारा 21 नंबर प्रश्न है, इसका डी विकल्प भी सही है। तो सारे के सारे सही विकल्प है, इसलिए इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। पहला भारतीय ब्राउज़र जो कि मोजिल्ला के प्लेटफॉर्म पर बना है तथा वो 12 भारतीय भाषाओं को समर्थन देता है। तो ये जो श्रेय प्राप्त है ये इपिक को प्राप्त है। ये मोजिल्ला के प्लेटफॉर्म पर बना और 12 भारतीय भाषाओं को समर्थन देता है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN किस देश की संस्था है जो दुनिया भर के डोमेन्स को मैनेज करती है?
तो ये जो संस्था है ICANN, यह आपको अमेरिका की संस्था है। ये अमेरिकी संस्था है। अगर आपको वेबसाइट पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए कोई वरीयता का डोमेन लेना चाहते हैं तो आपको ICANN से सर्टिफाइड किसी भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार से अपना डोमेन रजिस्टर करना होता है। भारत में डोमेन नाम पंजीकरण के लिए GoDaddy.com तथा BigRock.in दो कंपनी। आप GoDaddy.com का बार बार प्रचार सुनते होंगे टीवी पे। और डोमेन नेम की सहायता से हम किसी वेबसाइट की पहचान स्थापित करते हैं। बायां भाग विशेष व दायां भाग जनरल नाम होता है। जैसे कि आपको देखिए कि flipkart.com लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? flipkart.com। तो इसमें फ्लिपकार्ट क्या हो गया? ये डोमेन नेम जनरल नाम हो गया। और इसके जो मतलब कि दायां भाग जो है .com, ये विशेष हो गया, यानी कि यह व्यापारिक क्या है? कमर्शियल साइट है। कॉम से कमर्शियल। 24, जब हम किसी दूसरे वेबसाइट से बिना अनुमति के साहित्यिक चोरी करते हैं, ऐसे विषय के खातिर जिनमें बहुतों की रुचि हो, मतलब कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम दूसरे साइट से देखें, उसमें से कुछ डाटा लेके चुरा लिए, तो ये जो कहलाता है ये सब्लॉग कहलाता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है आज का कि विकिपीडिया की शुरुआत इस वर्ष में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किया था। तो विकिपीडिया कितना महत्व रखता है आप जानते हैं। कुछ भी सर्च होता है तो आप विकिपीडिया पे जाते हैं। गाना भी आया था कि विकिपीडिया पे सर्च कर ले, तो इतनी लोकप्रियता है इसकी। तो ये जो विकिपीडिया की शुरुआत जिमी वेल्स और लैरी सेंगर साहब ने, ये आपको बताओ 2001 ईस्वी में की थी। यहाँ आप कुछ भी आप खुद एडिट कर सकते हैं। ये 260 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग कितने ज़्यादा देशों में और कितने ज़्यादा लोग इस पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, ताकि ये 260 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। प्रति माह 5 करोड़ के करीब लोग इसका यूज करते हैं। ये डाटा तो अब कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। तो आप देखें कि इस तरह से आज हमने क्या किया है कि 25 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया। आपका कंप्यूटर संबंधित उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिवीजन हो गया होगा। पेपर 1 के अन्य टॉपिक जो कि मुश्किल से मुश्किल हो, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हो या टीचिंग एप्टीट्यूड या नंबर सीरीज आदि, सभी के वीडियो सरलतम हिंदी भाषा में देखने हेतु मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ आपको NTA NET JRF पेपर 1 वीडियो के नाम से ये प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको पेपर 1 से संबंधित अनेक वीडियो मिल जाएंगे, एकदम सरल से सरल हिंदी भाषा में। खासकर रिसर्च एप्टीट्यूड पे इतने आसान भाषा में 8 पार्ट यानी 80 प्रश्न वहाँ रखे हुए हैं कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित अधिकतर डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही जिनका पेपर 2 में इतिहास है वो भी प्लेलिस्ट में जाए। और हमने NTA NET JRF के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी कि 400-500 प्रश्नों का एकदम संगम, एकदम कलेक्शन रखा हुआ है। जाए और वहाँ एकदम रिवीजन करे। ये सारे के सारे प्रश्न पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 के लिए आपके JRF हेतु एकदम अत्यंत उपयोगी है। और आपको अब समय भी ज़्यादा मिल गया है, तो इस आपदा को आपको अवसर में बदलना है और आपको अपना JRF फिक्स करना है। अतः जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब एकदम कर दे अगर भूल गए हैं तो। और इतनी ज़ोर से वो लाल बटन दबाए कि आवाज़ मेरे कानों तक यहाँ तक आए। और साथ ही में नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम अपने प्रसिद्ध नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF परिवार, धन्यवाद।